हेलो डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी बीएल त्रिवेदी। मैं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोपियन व्यापारी या यूरोपियन कंपनी जो भारत आई और भारत को 200 सालों तक अंग्रेजों के द्वारा गुलाम बना के रखा गया। तो उसी क्रम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूरोपियन लोगों के भारत आने का क्या कारण था, किस मार्ग से वो भारत आए, उनके उद्देश्य क्या थे, कौन सबसे पहले आया, किसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की, चाहे वो पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फ्रांसीसी आए, फिर चाहे अंग्रेज आए। हम जानेंगे कि इन लोगों के आने का और इनके बीच घमासान या युद्धों के पीछे क्या कारण रहे, इनके आने के पीछे का क्रम क्या रहा। ये सारी बातें आज हम लोग डील करेंगे, आज हम लोग जानने और समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, अभी तक अगर आपने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एडमिशन नहीं लिया है, सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मेरा कोड यूज करके, और मेरा कोड है त्रिवेदी1। जैसे ही प्यारे बच्चों आप मेरा कोड त्रिवेदी1 यूज करेंगे, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। 10% के डिस्काउंट के साथ ही आप डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, लाइव टेस्ट सीरीज और अनलिमिटेड एक्सेस टू द एंटायर मैटर, यानी किसी भी मैटर तक आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं एडमिशन लेने के बाद। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप अपने एंड्रॉयड फोन में जाकर भी, और आप अपने ऐप स्टोर पर जाकर भी, अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो वहां भी आपको डाउनलोड करने के बाद क्लास देखने के लिए त्रिवेदी1 मेरा कोड यूज करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मेरे साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, अनअकैडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर कई सारे टॉप मोस्ट एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। इट्स मी बीएल त्रिवेदी, आप देख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे टॉप एजुकेटर आपको मिल जाते हैं एक साथ। अब 15,500 से ज्यादा वीडियोज आपको मिलते हैं अगर आप अनअकैडमी पे एडमिशन लेते हैं तो, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, एनसीईआरटी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर, या फिर ऑप्शनल पेपर ही क्यों ना हो। मेरे बारे में जो बच्चा नहीं जानता वो यहां से इंफॉर्मेशन ले सकता है। माई सेल्फ बीएल त्रिवेदी, बेसिकली फ्रॉम राजस्थान, फेस आईएएस इंटरव्यू, रिटर्न 2 times आरएस मेंस एग्जामिनेशन। और जब मैंने मेंस का एग्जामिनेशन दिया था तो मेरे पास 2 ऑप्शनल पेपर हुआ करते थे, और वो थे हिस्ट्री एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हिस्ट्री एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, अगर आप अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 ईयर का तो आप देख सकते हैं 49,500 रुपीज, लेकिन मेरा कोड यूज करते हैं जो है त्रिवेदी1 तो आपको सीधे 10% का प्रॉफिट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और आपको 49,500 की जगह 44,550 रुपीज पे करने पड़ते हैं। ऐसे कैसे आप 2 साल या 3 साल के लिए अनअकैडमी में प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा आप एक आइकॉनिक कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर के लिए ले सकते हैं। 2 ईयर का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1,07,000 रुपीज का है। 10% डिस्काउंट होकर आप 96,300 में ले सकते हैं। बात वही है, आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा जो है त्रिवेदी1। ठीक है, चलिए, ऑप्शनल पेपर के लिए भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर के लिए कोड वही रहेगा मेरा त्रिवेदी1, और ये कोड यूज करते ही 10% का आपको डिस्काउंट हो जाएगा, और 1 साल का ऑप्शनल पेपर का फी 24,750 रुपए मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक बार ऑप्शनल पेपर में सब्सक्रिप्शन लेने के बाद सारे ऑप्शनल पेपर का वीडियोज देख सकते हैं। ऐसे नहीं कि हिस्ट्री में लिया तो हिस्ट्री देख सकते हैं। एक मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी बैटल शुरू होने वाला है जो दिसंबर 6 से लेकर दिसंबर 20 तक चलेगा, रोजाना 11 बजे। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। 45 मिनट में 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 13 कॉम्बैट होंगे, और अल्टरनेटिव संडे इसको किया जाएगा। प्राइस बहुत अच्छे रखे गए हैं। एप्पल का मैक एयर है, सेकंड प्राइज वाले को एप्पल का आईपैड मिनी है, और थर्ड वाले को एप्पल का एयरपोर्ट है। और उसके अलावा टॉप 100 रैंक में जो आएंगे उनको 1,000 रुपीज का अमेजन का वाउचर दिया जाएगा, जहां से आप कुछ भी अपने लिए खरीद सकते हैं। यानी कम से कम 1,000 बच्चों को कुछ न कुछ जो प्राइज है वो डिस्ट्रीब्यूट अवश्य अनअकैडमी की टीम की तरफ से किया जाएगा। ठीक है, यूपीएससी 2021 के लिए अभी 6 महीने बचे हुए हैं, 6 मंथ बचे हुए हैं। जून आने वाला है, और इस जून में यूपीएससी का जो आपका प्री है उसके लिए आपको जीएस की बेस्ट टीम यहाँ पे पढ़ाएगी। 15 दिसंबर से बैच शुरू होने वाला है। यहाँ पे भी आप मेरा कोड यूज करके त्रिवेदी1 नाम से एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है,
अगर आपने अभी तक अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करके मुझे फॉलो नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नाम बीएल त्रिवेदी कोर्स के नाम से मिल जाएगा। वहां पे जाके आप मुझे अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज की हमारी क्लास जो यूरोपियन लोगों का भारत में आगमन है वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले एक बहुत ही दमदार मोटिवेशनल कोटेशन है, गिव द वर्ल्ड अ रीजन टू रिमेंबर योर नेम। यानी इसका अर्थ होता है कि हमें इस विश्व को एक ऐसा कारण देना चाहिए अपने जीवन में कि हमारा जो नाम है ये विश्व कभी भूले ना। गिव द वर्ल्ड अ रीजन टू रिमेंबर योर नेम। चाहे वो आप कुछ अच्छी बुक लिख के दे सकते हो या फिर आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिसके ऊपर आपके लिए बुक लिखी जाए। तो या तो व्यक्ति अपने जीवन में दो ही कामों के लिए याद किया जाता है, या तो आप पढ़ने लायक कुछ लिखिए या फिर लिखने लायक कुछ करिए। खैर, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूरोपीय कंपनियों के आगमन की जब हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कई सारे मैप और कई सारे सिंबल यहाँ पे बने हुए हैं। ब्रिटिश का ये वाला सिंबल आप देख सकते हैं, पुर्तगीज का ये वाला सिंबल, डच का ये फ्लैग, डेनिश यानी डेनमार्क से आए हुए लोगों का ये, स्वीडिश लोगों का ये, फ्रेंच लोगों का ये सिंबल। यानी हमारे भारत में पुर्तगीज यानी पुर्तगाल से लोग आए, ब्रिटेन से आए, वो तो 200 साल तक रहे, डच से, डेनिश से, फ्रेंच से, स्वीडन से, कई जगह से लोग आए। अब बात करते हैं जो विदेशी लोग हमारे हिंदुस्तान में आए, चाहे वो डच हो, चाहे डेनिश हो, या फिर चाहे वो ब्रिटिशर्स हो या फिर पुर्तगाली हो, उसके आने के पीछे बेसिक रीजन क्या था? तो प्यारे बच्चों, जो भी विदेशी लोग हिंदुस्तान आए उनके पीछे बेसिक रीजन दो ही थे। पहला रीजन अगर आप ध्यान से देखें तो व्यापार था, और दूसरा रीजन अगर आप और ध्यान से देखें तो धर्म का प्रचार प्रसार था, धर्म प्रचार। यानी जो भी विदेश से लोग आए या तो व्यापार करने के लिए आए थे, क्योंकि भारत और भारत के आसपास का एशियाई क्षेत्र जो है वो मसालों के लिए काफी फेमस था। और जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया गया था तो यूरोपियन लोगों के पास स्थल मार्ग से आने के लिए और कोई मार्ग बच नहीं गया था, तो उन्होंने समुद्री खोजों को अंजाम दिया। एक तो वो व्यापार करने के लिए आना चाहते थे ताकि यहाँ से मुनाफा कमा सके और मसाले अपने गांव, अपने शहर में ले जाकर बेच सके और अमीर हो सके। दूसरा, उनके हिंदुस्तान और आसपास के देशों में आने का कारण था धर्म प्रचार। मिशनरीज जितने भी आए, 1813 में सबसे पहले मिशनरीज को भारत में आने की अनुमति प्रदान की गई, और उसके साथ ही बहुत अधिक मात्रा में धर्म प्रचार के लिए इन्होंने कार्य किया। और धर्म प्रचार के लिए चाहे वो दबाव देकर हो, चाहे वो किसी लोभ या लालच को देकर हो, इसीलिए आप देखेंगे कि कई बार धर्म प्रचार की जो ताकतें हैं वो गरीबों में या फिर ट्राइबल एरियाज में ज्यादा दिखाई देती है। ये अंग्रेजों के जमाने में नहीं, आज भी ऐसा कहीं कहीं दिखाई दे सकता है। खैर, तो व्यापार और धर्म प्रचार के लिए यूरोपीय कंपनी जो है वो हिंदुस्तान आई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं विदेशी लोगों का जो हिंदुस्तान में प्रवेश हुआ वो कहां कहां से हुआ। तो भारत में आने के या किसी भी देश में प्रवेश करने के प्यारे बच्चों दो तरीके होते हैं। या तो आप जमीन के रास्ते, स्थल मार्ग के रास्ते जा सकते हैं, या फिर दूसरा मार्ग होता है जल मार्ग, यानी कि आप समुद्र मार्ग से जा सकते हैं। तो अब जब हम बात करते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, तो बहुत गलत है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि ऋग्वैदिक काल या सिंधु घाटी सभ्यता में हमारा जो व्यापार है ईरान इराक से नहीं होता था और हम लोग पूरे छुपे हुए थे, ऐसा नहीं है। उस समय हमारा व्यापार होता था, उस समय स्थल मार्ग के द्वारा होता था। और स्थल मार्ग के अलावा जब हम समुद्री मार्ग की बात करते हैं तो इसकी खोज वास्को डी गामा के द्वारा की गई, क्योंकि कुस्तुनतुनिया पर जब अरबों का अधिकार हो गया था तो ये जो अंग्रेज लोग हैं ये भारत से व्यापार नहीं कर पा रहे थे स्थल मार्ग के द्वारा। क्योंकि स्थल मार्ग की बात करें तो ये उत्तर पश्चिम सीमा, जिसमें खैबर, कुर्रम, बोलन, गोमल दर्रे आते हैं, यहां से अंग्रेज या विदेशी लोग पहले भारत आ जाते थे, टर्की, फारस, ईरान, इराक होते हुए। लेकिन जब कुस्तुनतुनिया जो टर्की के अंदर है, यहां पे जब अधिकार हो गया तो ये लोग आ नहीं पा रहे थे। जब हिंदुस्तान या चाइना की तरफ ये लोग नहीं आ पा रहे थे तो इन्होंने क्या किया, एक नए मार्ग की खोज की कि भाई अब स्थल मार्ग तो बंद हो चुका है, जमीन के रास्ते से तो हम नहीं जा सकते, तो अब ऐसा करते हैं जल के रास्ते से या पानी के रास्ते से जाने का प्रयास करते हैं। तो समुद्री मार्ग की खोज इन लोगों के द्वारा की गई। अब ये समुद्री मार्ग से हिंदुस्तान कैसे प्रवेश करने लगे, तो भूमध्य सागर, लाल सागर, अरब सागर, फारस की खाड़ी होते हुए ये लोग हिंदुस्तान पहुंचे। तो आप कह सकते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की, भारत में पहुंचाए जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा के द्वारा की गई। खैर, आगे बढ़ते। अब आपने अभी देखा है गोलम, बोलन, गोमल दर्रे। अब ये है क्या?
तो आप देख सकते हैं दो तरफ से जब पहाड़ होता है, ये एक पहाड़ है मान लीजिए, ये एक पहाड़ी है एग्जाम्पल के तौर पर, ये गोमल दर्रा आप देख सकते हैं। अब ये जो पहाड़ और पहाड़ी या इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़, इसके बीच में एक छोटा सा गैप है, आप देख सकते हैं, जहां से आर्मी या लोग जा रहे हैं यहां से। ये एक प्रकार का दर्रा है, इसको दर्रा कहते हैं, गोमल दर्रा, खैबर दर्रा। ये खैबर दर्रा है, खैबर दर्रा। ये जो आप देख रहे हैं ये पुराना पिक्चर है, पहला वाला। ये जो आप दूसरा देख रहे हैं ये रंगीन पिक्चर है, नया वाला, ये खैबर पास का है। आप देख सकते हैं यहाँ पहाड़ है, यहाँ भी पहाड़ है, और बीच में आने जाने का ये रास्ता या सड़क आजकल बन गई है, ये खैबर पास। ऐसे पास हुआ करते थे, ऐसे दर्रे हुआ करते, जिन दर्रों से बाहर से विदेशी लोग हिंदुस्तान आते थे। लेकिन जब हिंदुस्तान आने का इनका मार्ग बंद हो गया तो फिर इन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की, और यहाँ लिस्बन इत्यादि से चलकर जो लोग हैं वो सबसे पहले कैप ऑफ गुड होप अफ्रीका की तरफ आए, और उसके बाद यहां से सीधे हिंदुस्तान के मार्ग को छूते हुए कालीकट तट पर वास्को डी गामा पहुंचा, जहां पर वहां के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया मालाबार के तट पर। इसकी भी बात हम करेंगे। अब ध्यान से समझिए, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा 1453 में 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, और यूरोपीय यात्रियों के लिए एशिया एवं पूर्वी देशों के साथ मसालों का जो व्यापार होता था उसका मार्ग बिल्कुल बंद हो गया। यानी जब कुस्तुनतुनिया बीच में पड़ता है, यूरोपियन लोग यहां है, मान लीजिए यहां पर आपका कुस्तुनतुनिया है और यहां पर आपका इंडिया है, तो यह आने का एक मार्ग था। अब जब इस मार्ग पर बीच में कुस्तुनतुनिया होकर जब ये लोग आते थे और यहां पर तुर्कों का अधिकार हो गया, इन्होंने कहा हम आपको नहीं जाने देंगे। अब नहीं जाने देंगे तो ये स्थल मार्ग तो एक ही था, जहां पे यहाँ दर्रे थे हिमालय के, जहां से होकर अंग्रेज और विदेशी लोग पहले हिंदुस्तान आके मसालों का व्यापार कर लेते थे। लेकिन अब बात आई कि यहां से नहीं तो कहां से, तो यहां से यूरोप से निकले लोग, यहां से अफ्रीका था, अफ्रीका को कैप ऑफ गुड होते हुए यहाँ रुके और उसके बाद भारत की यात्रा शुरू की और भारत में केरल के तट पर ये लोग पहुंचे। सर्वप्रथम इसी क्रम में, सर्वप्रथम भारत की खोज के क्रम में स्पेन से एक व्यक्ति निकला था, कोलंबस जिसका नाम था। ये वास्को डी गामा से पहले भारत के लिए निकला था, लेकिन ये मार्ग भटक गया और भटकने के बाद 1494 में ये भारत की जगह अमेरिका पहुंचा। और कोलंबस स्पेन का नागरिक था, और 1494 में जब वो अमेरिका पहुंचा तो उसको लगा कि वो भारत पहुंच गया है, लेकिन वो भारत नहीं पहुंचा था, वो अमेरिका पहुंचा था। और इसलिए उसने वहां पे निवासियों को जब देखा तो लाल कलर के थे, थोड़े रेडिश टाइप के थे। तो कोलंबस के द्वारा उन व्यक्तियों को, उन अमेरिकन लोगों को रेड इंडियन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? रेड इंडियन। क्योंकि कोलंबस को तो अभी भी यही लग रहा था उसके जमाने में, वो कहां पहुंच गया? इंडिया पहुंच गया, जबकि वो अमेरिका की पहुंच चुका था और उसने एक नए महाद्वीप की खोज की कर दी थी। एक देश की खोज नहीं, एक नए महाद्वीप की खोज कर दी थी, आप ऐसा कह सकते हैं। तो अमेरिका की इस प्रकार से खोज हो गई। नेक्स्ट खोज मतलब अमेरिका तो था, लेकिन मार्ग की खोज हुई, दुनिया के नजर में आया। खैर, अब 1497 में जब ये कोलंबस असफल हो गए और भारत आने की जगह 1494 में अमेरिका पहुंच गए, तो उसके बाद 1497 में पुर्तगाल से एक व्यक्ति निकला, कैप्टन वास्को डी गामा, और पुर्तगाल से चलकर ये कहां पहुंचे? अफ्रीका के नीचे की तरफ आशा अंतरिप, कैप ऑफ गुड होप जिसे कहते हैं, और उसे कई बार उत्तर मासा अंतरिप भी कहते हैं, वहां पहुंचे। और वहां उसको पार करते हुए पूर्व की ओर आगे आए और अब्दुल मनीद नामक एक गुजरात का रास्ता बताने वाला व्यक्ति था, पथ प्रदर्शक था। उसकी सहायता से 20 मई 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह है कालीकट, वहां पर पहुंचे और भारत के एक नए यूरोपीय समुद्री मार्ग की खोज इन्होंने की। इसे कैप ऑफ गुड होप रूट नाम दिया गया, कैप ऑफ गुड होप रूट। ध्यान से समझिए, कोलंबस भारत नहीं पहुंच पाया। 1494 में वो पहुंच गया अमेरिका, जहां जाकर उन्होंने वहां के रेडिश कलर के लोगों को रेड इंडियन नाम दिया। अब ये बात गई और 3-4 साल के बाद पुर्तगाल से एक व्यक्ति निकला 1497 में, जो 20 मई 1498 को भारत पहुंचा अफ्रीका होते हुए। उसका नाम था वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा को भारत पहुंचाने का जो मार्ग है वो किस व्यक्ति के द्वारा बताया गया? अब्दुल मनीद नाम के एक गुजराती पथ प्रदर्शक के द्वारा। अब्दुल मनीद कौन था? एक तरह का ऐसा व्यक्ति था जो समुद्र में लोगों को मार्ग बताता था। तो इसके द्वारा
गुजराती पथ प्रदर्शक के द्वारा जो वास्को डी गामा है वो कालीकट पहुंचा और कालीकट के राजा जमोरिन के द्वारा उसका स्वागत किया गया। कालीकट को जो केरल के अंदर है, इसको मलयालम भाषा में, ध्यान रखना आप लोग, इसको मलयालम भाषा में हम लोग कोझिकोड भी कहते हैं, कोझिकोड। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर कालीकट, कहीं कहीं कोझिकोड, मतलब एक ही है। कालीकट हिंदी में, कोझिकोड मलयालम में है। कहां पे? तो मालाबार बंदरगाह में, केरल के तट पर। चलिए, भारत में यूरोप वासियों के आने का जब हम क्रम ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले पुर्तगाली आए। आप देख सकते हैं ये वास्को डी गामा का पिक्चर मैंने यहाँ पे लगा रखा है, तो ये वास्को डी गामा है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, सबसे पहले वास्को डी गामा आए। वास्को डी गामा के बाद हिंदुस्तान कौन आए? दूसरे नंबर पे डच आए, फिर अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिश आए डेनमार्क से, और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए। तो आप कह सकते हैं पुर्तगाली कहां से आए? पुर्तगाल से सबसे पहले, उसके बाद हॉलैंड से डच आए। हॉलैंड से कौन आए? दूसरे नंबर पर डच। फिर तीसरे नंबर पर इंग्लैंड से अंग्रेज आए, जिसे इंग्लिशमैन भी कहते हैं, और फिर डेनमार्क से डेनिश आए, और उसके बाद फ्रांसीसी आए। समझ सकते हैं? नेक्स्ट, अब बात करते हैं सबसे पहले जो पुर्तगाली आए उनके बारे में। व्यापारिक उद्देश्य से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे, यानी व्यापार करने के हिसाब से इंडिया आने वाले पहले लोग या पहले व्यक्ति कौन थे? पुर्तगाली थे। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय तथा प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था, यानी भारत आने वाला पहला व्यक्ति, पहला पुर्तगाली, पहला यूरोपीय वास्को डी गामा था, जो मैंने आपको बताया था 1498 में भारत आया। और भारत आने के बाद यहां पे कालीकट के शासक जमोरिन के द्वारा उसका स्वागत किया गया, आप देख सकते हैं। अब बात निकलती है वास्को डी गामा 1497 से चलकर 1498 में जब हिंदुस्तान पहुंचा तो वो किस व्यक्ति की मदद से पहुंचा? तो उसका नाम था अब्दुल मुनिक। अब्दुल मुनिक नाम का एक गुजराती पथ प्रदर्शक था जो वास्को डी गामा को हिंदुस्तान लेके आया। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली अल्बारेज कैब्राल था, 1500 ईस्वी में आया। दूसरा पुर्तगाली कौन था? अल्बारेज कैब्राल। दूसरी बार वास्को डी गामा 2 बार भारत आया, 1498 में और उसके बाद 1502 में भी आया, और कोचीन में इसने अपनी पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की। अब अगर ध्यान से सोचें, ध्यान से समझें प्यारे बच्चों, तो वास्को डी गामा 2 बार आया, 1498 में आया था, कालीकट के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। फिर दूसरी बार वो 1502 ईस्वी में आया, और यहां आने के बाद दूसरी बार उसने पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना पहली बार 1503 ईस्वी में कोचीन के अंदर की। कोचीन भी केरल के अंदर है, इसको आपको नहीं भूलना। ऐसा कहा जाता है कि वास्को डी गामा जब हिंदुस्तान आया और यहां से नावों में भरकर काली मिर्च लेके गया, वहां जाकर उसने मसालों का 60 गुना दाम वसूल किया। 60 गुना दाम, समझ सकते हैं? यानी 1 रुपए किलो काली मिर्च यहां से खरीदा, मसाला यहां से इंडिया से खरीदा, और पुर्तगाल जाकर अपने देश में उसको 60 रुपए किलो में बेचा। तो ये बिचौलिया हो गया, मिडिल मैन हो गया, यहां से ले जाकर सस्ते दामों पर अपने देश में महंगे दामों पर बेचा। अब मसालों की कई उपयोगिता होती है, खाने में सुगंध आ जाती है, टेस्ट बढ़ जाता है, खराब नहीं होते हैं। अब इंग्लैंड के लोग जब इसको खाते थे, पुर्तगाली लोग जब इसको खाते थे, तो उनको टेस्ट आता था, कलर आता था, मसालों से डाइजेशन अच्छा रहता था, खाना जल्दी खराब नहीं होता था। तो उनको लगा कि भाई चलो ठीक है, मसाले कहाँ होते हैं? तो इंडिया होते हैं, और वो इंडिया आ गए देने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक, जिसे हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है, 15वीं शताब्दी में समुद्री यात्राओं को सरल और संभव बनाने के लिए दिशा सूचक यंत्र और नक्षत्र यंत्र का आविष्कार किया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाल के शासक थे जिनका नाम था डॉन हेनरिक। इनको हेनरी द नेविगेटर नाम से जाना जाता है। 15वीं शताब्दी में समुद्री यात्राओं को सरल बनाने के लिए दिशा सूचक यंत्र और नक्षत्र यंत्र की इन्होंने खोज की। जो बच्चे आप में से समुद्री यात्राओं के बारे में ज्यादा नहीं जानते, मैं कहना चाहूंगा पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखें। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है, सीरीज है इनकी, 5-6 मूवीज बनी हुई है इसके ऊपर, 7 हैं शायद जहां तक मुझे याद है, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। इसमें बहुत अच्छे से बताया गया कि समुद्री यात्राएं कैसी होती थी, क्या समस्याएं आती थी, कैसे लूट खसोट होती थी,
कैसे समुद्री डाकू हमले करते थे, कैसे कई तरह की दंत कथाएं प्रचलित थी, इसको आपको देखना चाहिए। तो पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक या हेनरी द नेविगेटर ने एक दिशा सूचक यंत्र बनाया, एक नक्षत्र यंत्र बनाया, ताकि समुद्री यात्राओं को आसानी से किया जा सके। खैर, नेक्स्ट, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया। यानी पहली बार भारत कौन आया? पुर्तगाली आया। कौन सा पुर्तगाली व्यक्ति सबसे पहले हिंदुस्तान आया और व्यापारिक संबंध स्थापित किए? तो वास्को डी गामा ने किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की। 1505 में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये 1505 में पहली बार फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय बनकर आए। एक यहां पे बात और है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद कौन आते हैं? फ्रांसिस्को डी अल्बुबर्क आते हैं 1509 में, और इन्हीं को पुर्तगालियों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक हिंदुस्तान में माना जाता है। तो वास्को डी गामा कौन था? एक यात्री था, एक व्यापारी था, एक खोजी था, कई लोग उसको लुटेरा के नाम से भी जानते हैं। वो हिंदुस्तान आया और कुछ चीजें लूट के लेके गया, कुछ चीजें सस्ते में खरीद के लेके गया, मान लेते हैं। लेकिन जब पुर्तगाली राजा को पता चला कि भाई वहां से तो मसालों से बहुत सारा व्यापार करके धनी हो सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर सकते हैं, तो फिर राजा ने क्या किया? अपना एक वायसराय भेज दिया यहाँ पे, भाई तुम यही काम करोगे। और उस पहले वायसराय का क्या नाम था जो पुर्तगाल से हिंदुस्तान आया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 में। इसके बाद कौन आया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्बुबर्ग। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहला पुर्तगाली वायसराय हिंदुस्तान आने वाला। उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्बुबर्ग आया 1509 में, दूसरा पुर्तगाली वायसराय जो हिंदुस्तान आया। इस फ्रांसिस्को डी अल्बुबर्ग को ही भारत में पुर्तगालियों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसकी जो मजार है, ये इंडिया में मर गया, और इसकी जो मजार है वो आज भी गोवा में है। यानी फ्रांसिस्को डी अल्बुबर्ग कहां पे डेथ कर गया? गोवा में, और वहां पे इसकी मजार, इसकी समाधि भी है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो पहले पुर्तगाली वायसराय थे हिंदुस्तान के अंदर, इन्होंने नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी को चलाया हिंद महासागर में पुर्तगालियों के प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए। यानी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने जो हिंद महासागर के अंदर ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, इसका मतलब ही था कि वो हिंद महासागर में जितने भी व्यापारिक मार्ग हैं उस पर अपना कब्जा करना चाहता था, ताकि हिंद महासागर के आसपास जो देश हैं उसके व्यापार पर भी कब्जा अपने आप हो जाए। खैर, अल्बुबर्ग की अगर बात करें, जो 1509 में हिंदुस्तान के अंदर वायसराय बन के आए थे, दूसरे पुर्तगाली वायसराय, और उनको पुर्तगाली शक्ति का हिंदुस्तान में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने 1511 में एशिया की व्यापारिक मंडी मलक्का और हरमुज पर अधिकार कर दिया। कहां पे अधिकार कर लिया? मलक्का और हरमुज पर। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों की संख्या भारत में बढ़ाने के लिए भारतीय महिलाओं से विवाह करने को भी प्रोत्साहित किया। यानी अल्बुकर्क जो थे भारत में वास्तविक संस्थापक किसके? पुर्तगाली शक्ति के। वो जब 1509 में हिंदुस्तान आते हैं और यहाँ देखते हैं कि भाई भारत को संभालने के लिए तो हमें अपने लोग चाहिए, तो अपने लोग चाहिए, तो अब इतने दूर से आप कहां से लाओगे लोग? आज की तरह है नहीं कि हेलीकॉप्टर है, फ्लाइट है, जल्दी से 2 दिन के अंदर पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था उस समय। तो अल्बुकर्क ने दिमाग लगाया कि अगर हम लोग भारतीय महिलाओं से शादी करें तो जो बच्चे होंगे वो हमारे प्रति वफादार होंगे और वो राज कर सकते हैं इंडिया के ऊपर। तो अल्बुकर्क वो पुर्तगाली व्यक्ति था जिसने भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए अपने नागरिकों को बोला। ये हमेशा ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में क्या क्या शुरू हुआ? तो तंबाकू की खेती पुर्तगाली कर लेके आए, जहाज निर्माण पुर्तगालियों के द्वारा, और प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पुर्तगालियों से हमने क्या सीखा, या भारत में तंबाकू की खेती किसके द्वारा शुरू हुई, जहाज बनाने की प्रक्रिया किसके द्वारा सीखी हमने, प्रिंटिंग प्रेस की खोज जो है वो कहां हुई और हमने कहां से सीखा, तो पुर्तगाली लोगों से हमने तंबाकू की खेती करना सीखा, जहाज निर्माण करना सीखा और प्रिंटिंग प्रेस बनाना सीखा, ताकि आसानी से जो न्यूज़पेपर वगैरह है वो छापे जा सके। ठीक है, नेक्स्ट। पुर्तगालियों ने भारत में कार्टेज आर्मेडा काफिला प्रणाली की शुरुआत की। कार्टेज आर्मेडा प्रणाली क्या होती है, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा।
कार्टेज आर्मिडा प्रणाली। अब ये जो कार्टेज आर्मिडा प्रणाली है, ये एक प्रकार की संयुक्त प्रणाली है जिसमें पुर्तगाली लोग आपस में मिलकर किसी जगह से व्यापार करने के लिए निकलते हैं। अब भारत में पुर्तगालियों के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो धार्मिक असहिष्णुता, यानी तेजी से वो भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। भारत के लोगों को गुस्सा आया तो उससे वो व्यापार आसानी से नहीं कर पाए, तो पतन तो होना ही था। उसके अलावा अल्बुकर्क जो दूसरे पुर्तगाली गवर्नर थे, वायसराय थे हिंदुस्तान में, उन्होंने तो खुलेआम अपने लोगों को बोला था कि भाई भारत की महिलाओं से शादी करो। तो ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि अपने देश की महिलाओं को बाहर का व्यक्ति उकसा रहा है शादी करने के लिए। तो ये भी नेगेटिव हुआ पुर्तगालियों के लिए। इसके साथ ही ब्राजील की पुर्तगालियों द्वारा खोज, जब पुर्तगालियों ने ब्राजील की खोज कर ली तो पुर्तगालियों का ध्यान इंडिया से हट गया, और यहां से हटने के बाद वो ब्राजील की ओर ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। तो भारत में उनकी पकड़ कमजोर हो गई और भारत से वो हट गए। ठीक है, बहुत सारी यूरोपियन कंपनियों से भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी पुर्तगालियों को, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रांसीसी हो, खास करके चाहे वो अंग्रेज हो। तो जब आपस में आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो सामने वाले को भी लॉस होगा, आपको भी लॉस होगा, और अंत में वही बचेगा जो धैर्यशाली होगा, विवेकशील होगा, ताकतवर होगा। बस अंत में जो ताकतवर थे अंग्रेज, वो बच गए और पुर्तगालियों को हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा। नेक्स्ट, पुर्तगाली शक्ति के पतन के प्रमुख कारण क्या थे? अगर इसको हम और डिटेल में देखें तो आप देख सकते हैं कि पुर्तगाल एक देश के रूप में इतना छोटा था कि वह अपने देश से दूर स्थित व्यापारिक कॉलोनी के भार को वहन नहीं कर सकता था। अब अगर एक चींटी चाहे कि भाई मैं हाथी को ढो लूंगी, तो नहीं ढो पाएगी। इसी प्रकार से पुर्तगाल इतना छोटा सा देश है, हजारों माइल्स दूर समुद्र में स्थित, और वो हिंदुस्तान जितने बड़े देश पे चाहे मैं अधिकार कर लूंगा तो मुश्किल है उसके लिए। पहला कारण ये। नेक्स्ट, समुद्री डाकू जो उस समय हुआ करते थे, उनका पुर्तगाली शासकों के साथ मतभेद हो गया, और उसकी वजह से वो पुर्तगाली जहाजों को लूट लेते थे। तो पुर्तगाल को व्यापार करना बड़ा दिक्कत में आने लगा, तो उनको व्यापार में भी लॉस होने लगा, शासन करना तो दूर की बात है। पुर्तगालियों की कठोर धार्मिक नीति, जैसा मैंने आपको कहा था, ठीक है, इसकी वजह से भी पुर्तगालियों का पतन हुआ। और इसके अलावा डच और ब्रिटिश जो भी थे, उन्होंने पुर्तगालियों के पतन में योगदान दिया, उनसे युद्ध किए, उनको आगे नहीं बढ़ना दिया, ये सारे काम। विडंबना यह है कि पुर्तगाली शक्ति जो भारत में सबसे पहले आने वाली यूरोपीय शक्ति थी, वह 1961 ईस्वी में भारत से लौटने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति भी थी, जब भारत सरकार ने गोवा, दमन दीव इत्यादि को उनके कब्जे से मुक्त करवाया। तो सबसे पहले हिंदुस्तान कौन आया? पुर्तगाली। सबसे लास्ट में कौन गया? पुर्तगाली। और पुर्तगाल से भारत सरकार ने 1961 में गोवा, दमन दीव इत्यादि को मुक्त करवाया। 562 देशी रियासतों में ये भी थी गोवा, दमन दीव, जो पुर्तगालियों के पास थी। उसको हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा काफी बाद में 1561 में आजाद करवाया गया। पहले आए भी, अंत में गए भी, यानी खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। तो पुर्तगालियों को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। जो थोड़ा मोटा व्यापार कर सकते थे इधर उधर से, गोवा, दमन दीव और उधर फिर ब्राजील में बिजी हो गए, तो अपना काम वहीं चलाते रहे। हिंदुस्तान में अंग्रेज बढ़ते चले गए। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद 1757-1764 के बाद मीर कासिम, सिराजुद्दौला को हराने के बाद 200 सालों तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा के रास्ते पूरे हिंदुस्तान पर राज करने लगे, और जाते जाते भी वो हिंदू मुस्लिम करके गए, भारत पाकिस्तान करके गए। खैर, अब बात करते हैं पुर्तगालियों ने भारत को क्या क्या प्रदान किया। इसके बारे में अगर प्रश्न आए तो उन्होंने भारत में तंबाकू की खेती शुरू की। सबसे पहले भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर कैथोलिक धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा 1556 ईस्वी में गोवा में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की पुर्तगालियों के द्वारा। तो पुर्तगालियों के द्वारा ही 1556 ईस्वी में गोवा के अंदर पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। इसको आपको नहीं भूलना चाहिए। सर्वप्रथम इन्होंने ही कार्टेज प्रणाली के माध्यम से यह बताया कि कैसे समुद्र और समुद्री व्यापार पर सर्वोच्चता स्थापित की जाए। इस प्रणाली के तहत कोई भी जहाज अगर पुर्तगाली क्षेत्र से गुजरता है तो उसे पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ेगा, अन्यथा उन्हें पकड़ा जा सकता है। यानी कार्टेज जारी किए जाते थे। अगर कोई जहाज पुर्तगाल के मार्ग से गुजरता है तो उसे पुर्तगाल से परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो उसे गुजरने नहीं देंगे, लूट लेंगे, जहाज को गिरा देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे। ये कार्टेज प्रणाली कहलाती थी। इससे भी पैसा कमाने लगे। अब एक तो कार्टेज प्रणाली से पुर्तगाली लोगों को, सरकार को पैसा आ रहा था,
दूसरा, उनको यह भी पता चल रहा था कि कौन से देश का जहाज क्या भर के कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। इससे उनको अपने व्यापार में भी सहूलियत मिलती थी, अपने रिश्तों को मैनेज करने में भी सहूलियत मिलती थी। नेक्स्ट, वे भारत और एशिया में धर्म प्रचार का कार्य करने वाले प्रथम यूरोपीय थे। आज हम अंग्रेजों के लिए कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, लेकिन हम शायद इस बात को भूल जाते हैं कि अंग्रेजों से भी पहले ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हिंदुस्तान में करने वाला जो व्यक्ति था वो था पुर्तगाली। पुर्तगाल के लोगों ने सबसे पहले इस कार्य को शुरू किया था। ठीक है, आई होप इतना अभी तक जो पुर्तगालियों के बारे में हमने जाना वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अब पुर्तगाली का एक गवर्नर है अल्फांसो डी सूजा। भारत में पुर्तगाली गवर्नर रहे ये 1542-1545 के आसपास। इन्होंने एक डायलॉग कहा। इन्होंने क्या डायलॉग कहा, क्या कोटेशन कहा, इसको थोड़ा समझते हैं ताकि हमें वस्तु स्थिति समझने में थोड़ी मदद मिलेगी। पुर्तगालियों ने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में क्रूस पर ईसा मसीह की मूर्ति लेकर भारत में प्रवेश किया। यानी एक तो वो तलवार लेके आए ताकि शासन कर सके, व्यापार कर सके, व्यापार की आड़ में शासन करते हुए वो ईसा मसीह को लेके आए, यानी धर्म प्रचार भी कर सके। कहने का अर्थ ये है, शासन, व्यापार, धर्म प्रचार। अल्फांसो डी सूजा ये कह रहे हैं। अत्यधिक सोना देखकर उन्होंने अपनी जेबें भरने के लिए मूर्ति को एक तरफ रख दिया। यानी पहले उनका मन था कि धर्म प्रचार करेंगे भारत में, ईसाईयत को फैलाएंगे, लेकिन जब इन्होंने बहुत ज्यादा सोना देखा, क्यों सोना भारत में था, सोने की चिड़िया क्यों कहलाता था, क्योंकि भारत उस समय वस्तु और सेवा को बेचता ज्यादा था, खरीदता कम था। तो जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, और उस समय जितना भी व्यापार होता था वो बुलियंस में होता था। अब आप बोलेंगे सर बुलियंस क्या होते हैं, तो प्यारे बच्चों बुलियंस का अर्थ होता है सोने चांदी के सिक्के। जो सोने चांदी के सारे सिक्के हिंदुस्तान में आ गए क्योंकि खरीदता कम था, बेचता ज्यादा था, सादा जीवन उच्च विचार में लोग रहते थे। तो यहाँ पे इतना सारा सोना देखकर जो पुर्तगाली नागरिक थे उनके मन में हुआ कि भाई चलो भौतिकतावाद ज्यादा जरूरी है, हम इनकम बढ़ाएं, उद्योग धंधों का विकास करें, पैसा ज्यादा ज्यादा लेके जाएं, और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को उन्होंने दूसरे नंबर की प्रायोरिटी प्रदान कर दी। चलिए, और जब इन्होंने व्यापार करने के क्रम में अपनी तलवार छोड़ी तो तलवार छोड़ते ही दूसरे जो ताकतें थी उन्होंने शासन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया हिंदुस्तान में, और व्यापार के चक्कर में ये पीछे चले गए और शासन में इतनी हिस्सेदारी नहीं कर पाए इंडिया की जितनी हिस्सेदारी बाद में अंग्रेज लोगों के द्वारा की गई। तो अल्फांसो डी सूजा जो भारत में पुर्तगाली गवर्नर है वो क्या कहते हैं समझिए। पुर्तगालियों ने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में क्रूस पर ईसा मसीह की मूर्ति लेकर भारत में प्रवेश किया। अत्यधिक सोना देखकर उन्होंने अपनी जेबें भरने के लिए क्रूस मूर्ति को एक तरफ रख दिया और उसे एक हाथ से समेटने में अक्षम पुर्तगालियों ने अपनी तलवार को भी छोड़ दिया, और उनके बाद आने वाली यूरोपियन शक्तियों ने उन्हें इस स्थिति में देखकर सुगमता से पराजित कर दिया। समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है डच। अब हम बात करने वाले हैं डचों के बारे में। तो भारत में डचों का जो प्रमुख उद्देश्य था वो व्यापार करना था। यानी पुर्तगाली क्या करने आए थे, धर्म प्रचार भी करना और व्यापार भी करना। लेकिन डच का सिंपल सा फंडा था, हम व्यापार करने जाएंगे, व्यापार करके वापस निकल लेंगे, बात खत्म हो गई, हमें ना शासन से मतलब है ना ही हमें धर्म प्रचार से मतलब है। अब डच जो आए भारत में वो 1596 में आए। सबसे पहले प्रथम डच नागरिक कार्नेलिस डस्टमान था जो हिंदुस्तान आया। भारत में डचों ने अपना पहला कारखाना मुसलीपट्टनम में 1605 में स्थापित किया। भारत में डचों ने अपना पहला कारखाना मुसलीपट्टनम में 1605 में स्थापित किया था। नेक्स्ट, 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। 1653 में चिंसुरा शक्तिशाली डच व्यापारिक केंद्र बन गया जहां डचों ने गुस्तावुल नाम के किले का निर्माण करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है।
तो आप देख सकते हैं डच सबसे पहले हिंदुस्तान कब आए, 1596 में। फिर मछलीपट्टनम में इन्होंने 1605 में अपना एक कारखाना स्थापित किया। 1602 में इनकी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी और 1653 में चिनसुरा के अंदर इन्होंने एक डच व्यापारिक केंद्र बनाया। डचों ने यहां पर गुस्तावुल नाम के किले का निर्माण भी करवाया। पुलिकट स्थित डच फैक्ट्री में सोने के सिक्के बनाए जाने लगे जिन्हें पेगोडा कहा जाता था और इस फैक्ट्री का नाम गोल्ड्रिया था, यानी पुलिकट, केरल में। पुलिकट कहां पे है? केरल में। पुलिकट झील है, आप देखे होंगे, नाम जानते होंगे, सुना होगा इसके बारे में। तो पुलिकट स्थित डच फैक्ट्री जो थी वहां पे सोने के ये लोग सिक्के बनाते थे। उस डच फैक्ट्री का नाम था गोल्ड्रिया और ये जो सिक्के बनाते थे सोने के डचों के द्वारा उसको पेगोडा कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हमेशा ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए वापिस बोल देता हूं। पुलिकट स्थित डच फैक्ट्री जिसका नाम गोल्ड्रिया था, यहां पर डचों के द्वारा सोने के सिक्के पेगोडा का निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट, मछलीपट्टनम में डचों द्वारा नील का निर्यात किया जाता था, यानी मछलीपट्टनम जो जगह है वहां से डच लोग नील का निर्यात करते थे विश्व में। 1616 ईस्वी में जहांगीर द्वारा गुजरात में अस्थायी डच फैक्ट्री खोलने की अनुमति डचों को प्रदान की गई, यानी 1616 में जहांगीर ने गुजरात में बोला कि भाई डच लोग जो हैं वो गुजरात के अंदर, क्योंकि वहां पे समुद्री एरिया लगता है, तो आप यहाँ पे फैक्ट्री खोल सकते हो और अपने माल को यहां से विदेश बेच सकते हो। खैर, डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पेगोडा सिक्के का प्रचलन किया, ये तो मैं बता ही चुका हूं। गोल्ड्रिया नाम का फैक्ट्री था पुलिकट केरल में जहां पे सोने के सिक्के डच बनाते थे पेगोडा नाम से। नेक्स्ट, डचों द्वारा बंगाल में पहली डच फैक्ट्री पीपली में स्थापित की गई थी, लेकिन इन्होंने इस बंगाल की पीपली फैक्ट्री को छोड़कर बहुत जल्दी उड़ीसा के बालासोर में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी। उड़ीसा के बालासोर में डचों ने उड़ीसा के बालासोर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, दूसरी वाली फैक्ट्री। पहली पीपली में बंगाल में और दूसरी बाद में इन्होंने यहां से हटाकर उड़ीसा के बालासोर में स्थापित कर दी। अब डच भारत में क्यों असफल हो गए, इसके पीछे क्या कारण था, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डच के भारत में असफल होने का पहला कारण था डच कंपनी पर सरकार का सीधा नियंत्रण था, तो असफल हो जाएगा। उनको छूट नहीं थी अपने तरीके से काम करने की जितनी छूट अंग्रेजों को मिली हुई थी। दूसरा, भ्रष्ट एवं अयोग्य पदाधिकारी और कर्मचारी थे, करप्शन करते थे, और अंग्रेजों से जब संघर्ष हुआ तो ये लोग करप्शन की वजह से और स्वनिर्णय न लेने की वजह से हार गए और अंग्रेज सर्वे सर्वा हो गए। खैर, डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता पर आधारित थी, इसे कार्टेल कहा जाता था, यानी हम आपस में मिलकर जब व्यापार करेंगे तो एक जैसी रेट रखेंगे। ये प्रकार का जो कार्टेल का सिस्टम है वो डचों के द्वारा व्यापार प्रक्रिया में अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए शुरू किया गया। मान लीजिए हम नील बेचते हैं इंडिया से खरीदकर, तो जितने भी डच के व्यापारी इंडिया से नील खरीदकर बेचेंगे उनकी रेट एक होगी, क्योंकि आपस में कॉम्पिटिशन करके सस्ते में नील बेचने से किसी डच व्यापारी को हिंदुस्तान से कोई फायदा नहीं होगा। तो इन्होंने आपस में अपनी रेट फिक्स कर ली, इसी को कार्टेल कहा जाता है। यानी जब एक ही प्रकार की वस्तु और सेवा को बेचने वाले व्यापारी आपस में मिलकर अपनी वस्तु और सेवा की मिनिमम प्राइस फिक्स कर देते हैं तो इसे कार्टेल कहते हैं। जैसे ओपेक कंट्री आपने देखा होगा, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ईरान, इराक, सऊदी अरब इत्यादि, यूएई, इन्होंने अपनी डीजल पेट्रोल की मिनिमम प्राइस फिक्स कर रखी है, कार्टेल बना रखा। उसी तरह डचों ने भी किया हुआ था, ताकि हिंदुस्तान से जो माल जाए उसकी मिनिमम प्राइस फिक्स हो, ताकि उन्हें प्रॉफिट हो, कंज्यूमर को ना हो। खैर, डच फैक्ट्रियों के प्रमुख जो होते थे, हेड होते थे, उन्हें फैक्टर कहा जाता था। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। डच फैक्ट्री जो होते थे उसका एक हेड होगा, फैक्ट्री की देखभाल करने वाला। देश की देखभाल करने के लिए जो उपनिवेश के अंदर व्यक्ति को रखा जाता था उसे वायसराय और गवर्नर कहते थे, लेकिन डच फैक्ट्री के अंदर जो व्यक्ति को रखा जाता था प्रमुख के रूप में, उसे फैक्टर कहा जाता था। बंगाल से डचों द्वारा सूती कपड़ा, रेशम, अफीम, शोरा, मसाले आदि वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। यानी बंगाल से डच लोग क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे, क्या क्या बेचते थे हमारे यहां से विदेशों में, तो सूती कपड़ा बेचते थे, रेशम बेचते थे, अफीम, सोरा, मसाले आदि वस्तुओं का निर्यात करते थे। समझ पा रहे होंगे आप। नेक्स्ट, स्थल मार्ग द्वारा 1599 में प्रथम ब्रिटिश यात्री जॉन
मिल्डन हॉल भारत पहुंचा, यानी हम पढ़ रहे हैं अब अंग्रेज के बारे में। तो जब हम डचों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो फिर अंग्रेज की बारी आती है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज। अब जब हम अंग्रेज की बात करते हैं तो 1599 में पहला ब्रिटिश व्यक्ति जॉन मिल्डन हॉल भारत आया था। सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका पूरा नाम है, 15 वर्षों के लिए भारत के व्यापार पर एकाधिकार सौंपा। यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान आई, जिसका पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आते समय 1600 में महारानी एलिजाबेथ थी इंग्लैंड की, और महारानी एलिजाबेथ ने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया कि हमारे यहाँ से और कोई कंपनी इंग्लैंड से भारत के साथ व्यापार नहीं करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। खैर, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत आए, जहां से ये जहांगीर से मिले, और 1608 ईस्वी में मुगल दरबार में उपस्थित हुए और 400 का मनसब इनको प्रदान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यानी इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत कौन थे? कैप्टन हॉकिंस। किससे मिले थे? जहांगीर से मिले थे। कब मिले थे? 1608 में मिले थे। और इनको जहांगीर ने कितने का मनसब प्रदान किया था? तो 400 का मनसब प्रदान किया था। मनसबदारी व्यवस्था थी, आपने पढ़ी होगी मुगल काल में। नेक्स्ट, अंग्रेज की अगर हम बात करें तो सन 1613 में जहांगीर ने सूरत में अंग्रेजों को व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति प्रदान की। जब 1608 में जहांगीर से जेम्स प्रथम के राजदूत थॉमस हॉकिंस मिले और उन्हें 400 का मनसब दिया गया, तो जहांगीर उनसे खुश होकर बोल देता है कि चलो ठीक है, तुम व्यापार कर रहे हो तो हमें थोड़ा तो कमा के दोगे। भाई, आज सरकार व्यापारियों को प्रमोट कर रही है, इसका कारण क्या है? कि भाई व्यापारी टैक्स देंगे, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो उस समय जहांगीर सरकार था, तो उसने बोला कि भाई कंपनी है, व्यापार कर रही है, तो हमारे से बड़ी थोड़ी हो जाएगी, उसे थोड़ी बड़ा था, पूरे हिंदुस्तान से बड़ी हो जाएगी कंपनी। तो जहांगीर ने सोचा चलो व्यापार करने दो, क्योंकि जहांगीर बहुत बड़ा था, और जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा होता है तो बहुत सारे लोगों को बहुत छोटा समझता है। अब जहांगीर ने यह नहीं सोचा कि अंग्रेजों के पीछे जो इंग्लैंड की ताकत लगी हुई है, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, इंग्लैंड की महारानी है, वहां तक इसके कॉन्टेक्ट है, वो इतने सोच नहीं पाए होंगे। लेकिन उनको लग रहा था कि होता है ना कि आदमी को इसीलिए कहा जाता है कि नजदीक का फायदा देखने से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। तो जहांगीर सोच नहीं पाया कि हिंदुस्तान पे मुगलों को हटाकर ये राज करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ भविष्य में। खैर, अब जब थॉमस हॉकिंस के बाद दूसरा व्यक्ति एक और आया और मुगल दरबार में उपस्थित हुआ, उसका नाम था सर टॉमस रो। जेम्स प्रथम के ही राजदूत थे, 1615 में ये उपस्थित हुए। ठीक है, चलिए। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना 1611 में मुसलीपट्टनम में खोला। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना 1611 में मुसलीपट्टनम में खोला। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी यानी गोदाम, जहां पे सामान को रखा जा सके, 1651 में हुगली में तत्कालीन बंगाल के सूबेदार शाहजहां के द्वितीय पुत्र शाह सुजा की अनुमति से बनवाई। यानी अंग्रेजों ने बंगाल में अपना पहला गोदाम या कोठी जो है वो 1651 में हुगली के अंदर खोली थी। बंगाल के सूबेदार शाहजहां के द्वितीय पुत्र शाह सुजा की अनुमति से यह काम किया गया था। फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। यानी मद्रास में कौन सा किला है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। इस किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो फ्रांसिस डे के द्वारा करवाया गया था। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से कर मुंबई को दहेज के रूप में प्राप्त किया गया। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस मुंबई को आज हम भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं, वो कभी दहेज के रूप में दी गई थी। कैसे दी गई थी समझिए। 1661 में क्या हुआ? पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन ब्रागांजा, और कैथरीन ब्रागांजा का जो शादी है, जो विवाह है, वो ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था। और मुंबई या बॉम्बे दहेज के रूप में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों के द्वारा प्रदान किया गया था।
यानी 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रोगांजा की शादी हुई ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के द्वारा या उसके साथ, और मुंबई उसको दहेज के रूप में मिल गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, 1608 ईस्वी में टॉमस एडवर्थ के अधीन अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सूरत में कारखाना लगाया और उसी वर्ष इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा और वह जहांगीर के दरबार में 1609 में मिलने आया। 400 का मनसब इसे दिया गया। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी किया जिसके मुताबिक 500 पैगोडा सालाना कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल गई। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुनहरा फरमान किसके द्वारा जारी किया गया। तो सुनहरा फरमान 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा अंग्रेजों के लिए जारी किया गया, जिसमें अंग्रेज अगर 500 पैगोडा हर साल, यानी 500 पैगोडा यानी सोने के सिक्के 500 हर साल अगर अंग्रेज देते हैं गोलकुंडा के सुल्तान को, तो गोलकुंडा का सुल्तान गोलकुंडा राज्य के जितने भी बंदरगाह थे वहां से अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दे देगा। वापस समझिए, अंग्रेजों ने लालच दिया। किसको लालच दिया? गोलकुंडा के सुल्तान को, और यह कहा कि अगर हम आपको 500 पैगोडा 500 सोने के सिक्के देते हैं तो आप हमको गोलकुंडा के जितने भी बंदरगाह हैं, पोर्ट हैं, वहां से व्यापार करने की अनुमति दीजिए। तो 1632 में इस बात को मानते हुए गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों के लिए एक सुनहरा फरमान जारी किया। कई बार एग्जाम में पूछा गया सुनहरा फरमान कब जारी किया गया? 1632 में। किसके द्वारा जारी हुआ? गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा। किसको दिया गया? अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों को कितने रुपए के बदले? 500 पैगोडा पर ईयर व्यापार करने के लिए। खैर, नेक्स्ट, जॉब चार्नोक कलकत्ता और गैरोल्ड आंगियार मुंबई और फ्रांसिस डे मद्रास के संस्थापक थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वापिस बोल रहा हूं। कलकत्ता की स्थापना किसने की? जॉब चार्नोक ने। जैसा आज है वैसा किसने बनाया? ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कलकत्ता पहले था ही नहीं, था, लेकिन जॉब चार्नोक ने कलकत्ता का वर्तमान स्वरूप दिया। जॉब चार्नोक कलकत्ता, गैरोल्ड आंगियार मुंबई को बसाया और फ्रांसिस डे ने मद्रास को। जॉब चार्नोक कलकत्ता, गैरोल्ड आंगियार मुंबई और फ्रांसिस डे मद्रास। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में सम्राट अकबर का शासन काल था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। किसका शासन काल था उस समय? अकबर का शासन काल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जहांगीर के शासन काल में 1608 ईस्वी में अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ। 1600 में कंपनी बनी, उस समय अकबर था। 1608 में अंग्रेज भारत आए, उस समय जहांगीर था। अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री अपनी 1608 में सूरत में स्थापित की थी। भारत आने वाला पहला प्रथम ब्रिटिश नागरिक जॉन मिल्डन हॉल था। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि प्रदान की थी। जेम्स प्रथम का राजदूत क्रमशः कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे। कैप्टन हॉकिंस 1608 और टॉमस रो 1615, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। हॉकिंस को तो जहांगीर ने 400 का मनसब भी प्रदान किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी सूती कपड़ा, नील, कच्चा रेशम, मसाले आदि वस्तुओं का निर्यात भारत से करती थी। सूती कपड़ा, नील, कच्चा माल, रेशम इत्यादि का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से करती थी। एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी का नाम इंटरपोलर था। यह एग्जाम में आ सकता है, इंटरपोलर किसे कहा जाता है? तो एशिया में ऐसे लोग भी थे जो फ्रीली ट्रेड करते थे। उस अंग्रेज व्यापारी जो फ्री ट्रेड करते थे, जिनके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स इत्यादि नहीं लगता था, शुल्क वगैरह नहीं लगता था, उन व्यापारियों को इंटरपोलर कहा जाता था। इंटरपोलर। नेक्स्ट, अब बात करते हैं फ्रांसीसी। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी द इंड ओरिएंटल कहा जाता है। यानी लुई 14वां राजा था फ्रांस का, उसके एक मंत्री के द्वारा, मंत्री कॉलबर्ट के द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे फ्रेंच लैंग्वेज में कंपनी द इंड ओरिएंटल कहा गया।
भारत में फ्रांसीसी कैरो या भारत में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में यही कंपनी अपना पहला कारखाना सूरत के अंदर 1668 में खोलती है। यानी वापिस समझिए, लुई 14वें जो फ्रांस के राजा थे, उनके एक मंत्री कॉल्बर्ट के द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इसके बाद 1668 में इसी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सूरत में एक व्यापारिक कारखाना खोला गया। और किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया? व्यापारिक कारखाने का जो हिंदुस्तान में फ्रांसीसियों के द्वारा पहली बार खोला गया, फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में। फ्रांसीसियों के द्वारा फिर दूसरा व्यापारिक कारखाना 1669 में मुसलीपट्टनम में खोला गया। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मुसलीपट्टनम में खोला था। वही फ्रांसीसियों के द्वारा पूरे भारत में अपना दूसरा कारखाना मुसलीपट्टनम में खोला गया। पहला कारखाना सूरत में खोला गया फ्रांसीसियों के द्वारा 1668 में फ्रांसिस कैरो के द्वारा। नेक्स्ट 1673-74 में फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की। 1690-92 में चंद्रनगर में व्यापारिक कारखाना खोला गया। और 1790 ईस्वी में बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। बांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। कौन हार गया? फ्रांसीसी हार गए, अंग्रेज जीत गए। कब हुआ था? 1760 में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। हमारे देश का शासक उस समय कौन था? अकबर था। यह कंपनी हिंदुस्तान कब आई? तो 1608 में। उस समय हमारे देश का शासक कौन था? तो जहांगीर था। इस ईस्ट इंडिया कंपनी का उपनाम क्या था? जॉन कंपनी। इसका हेडक्वार्टर कहां है? लंदन, ब्रिटेन के अंदर। यह एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी थी। बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ था, जैसे एग्जांपल के तौर पर ब्रिटेन की महारानी का और बाकी व्यापारियों का। अब ये रॉयल चार्टर क्या है? तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 ईस्वी में एक रॉयल चार्टर जारी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार की अनुमति उन्हें प्रदान कर दी थी। लेकिन जब जेम्स प्रथम राजा बने एलिजाबेथ प्रथम के बाद, तो उन्होंने 15 वर्ष की जगह ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने की अनलिमिटेड छूट दे दी कि आप करते रहो व्यापार, हमें सिर्फ पैसा कमा कमा के देते रहना, बात खत्म। अब अगर हम बात करें तो मूल नाम क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो 1599 ईस्वी में लंदन के मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना हुई। ये पूरा नाम था इसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम। हम शॉर्ट में इसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। इसका पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ये इसका पूरा नाम था। 1599 में इसकी स्थापना की गई थी लंदन के अंदर। हम इसको एक और उपनाम जॉन कंपनी के नाम से भी जानते हैं, बाकी हम इसको मोस्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से संबोधित करते हैं। अब वर्तमान में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ? तो 2015 में गुजरात के अंदर हमारे एक हीरा व्यापारी हैं संजीव मेहता। इन्होंने, ये आप पिक्चर देख सकते हैं, इन्होंने इस ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीद लिया और लग्जरी गिफ्ट आइटम के ई कॉमर्स के लिए इस कंपनी को खरीदकर इसका कार्य शुरू किया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को उस व्यक्ति ने खरीदा जिस व्यक्ति के देश के ऊपर 200 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया। और ईस्ट इंडिया कंपनी को 2015 में खरीदने वाले हीरा व्यापारी का नाम क्या है? संजीव मेहता। ई कॉमर्स कंपनी बना दिया इन्होंने। खैर, इसीलिए कहते हैं ना, आदमी को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जब तालाब भरा हुआ होता है तो मछलियां चींटियों को खाती है, जब तालाब सूख जाता है तो चींटियां मछलियों को खाती है। खैर, 1690 ईस्वी में जब जॉब चार्नोक ने कलकत्ता शहर बनाया तो वहां पे फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया। सर चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष थे। यानी 1690 में जॉब चार्नोक के द्वारा कलकत्ता शहर तथा फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया गया और सर चार्ल्स आयर जो हैं वो फोर्ट विलियम के पहले अध्यक्ष बनाए गए। समझ गए दोस्तों? चलिए नेक्स्ट, अब विदेशी कंपनी का आगमन कैसे, कब, क्या हुआ और कहां पे उन्होंने अपना पहला कारखाना खोला, इसकी बात हम कर लेते हैं। पहले गवर्नर कौन थे, इनकी बात भी हम कर लेते हैं। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एस्तादो व इंडिया कौन से देश की थी? पुर्तगाल की। भारत कब आई, स्थापना कब हुई? 1498 में। एफ डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा गवर्नर थे पहले। कालीकट में इन्होंने, यानी केरल के अंदर इन्होंने अपनी पहले ही
कंपनी खोली। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की 1600 ईस्वी में सर टॉमस रो के माध्यम से इन्होंने सूरत में अपना पहला कारखाना खोलने की अनुमति जागीर से प्राप्त कर ली थी 1608 में, जैसा कि मैंने कहा था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी डचों की थी, 1602 में इसकी स्थापना हुई। विर्निचियो इसके गवर्नर थे और मुसलिपट्टनम में डचों ने अपना पहला कारखाना खोला। नेक्स्ट, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनिश की थी, 1616 में इसकी स्थापना हुई डंसमान के द्वारा और सूतानाती के अंदर इन्होंने पहला कारखाना खोला। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडेस ओरिएंटलस फ्रांसीसी थी, 1664 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और कल्बर्ट मार्टिन इसके गवर्नर थे। सूरत में इन्होंने पहला कारखाना खोला और प्रथम अखबार की शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा की गई, फ्रांसीसियों के द्वारा। प्रिंटिंग प्रेस वगैरह तो पुर्तगाली लेके आए, अखबार इन्होंने निकालने की परंपरा शुरू की फ्रांसीसियों ने। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्वीडन की थी, 1731 में इसकी स्थापना हुई। विलियम यूसेरिक्स और गवर्नर थे और गोहेनबर्ग नामक जगह पर इसकी स्थापना हुई। कपड़ों के व्यापार के लिए पहला प्रयास इन्होंने किया, कपड़ों का व्यापार स्वीडन लोगों ने भारत से किया सबसे पहले। अब यूरोपियन कंपनियों से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल कौन थे, इनके बारे में जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। पहला, कालीकट, केरल में स्थित मालाबार तटीय बंदरगाह, जहां वास्को डिगामा पहली बार 20 मई 1498 में उतरा था और वहां के राजा जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था मालाबार तट पर केरल में। कालीकट। कोचीन, केरल में स्थित जो भारत में पुर्तगालियों की शुरुआती राजधानी थी। गोवा, पुर्तगालियों का भारत में सर्वप्रमुख केंद्र रहा। सूतानाती, कलकत्ता, गोविंदपुर, ये तीनों मिलकर कलकत्ता बने। सूतानाती, कालीकत्ता और गोविंदपुर, इन तीनों को मिलकर ही जॉब चार्नक के द्वारा कलकत्ता की स्थापना की गई। पौंडीचेरी, भारत में फ्रांसीसी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कोरोमंडल तट पर था। फ्रांसीसी कहां थे? पौंडीचेरी में। पुर्तगाली कहां थे? कालीकट और कोचीन, गोवा जैसी जगह पर। नेक्स्ट, पटना, पाटलिपुत्र, बिहार की राजधानी, सोरे के उत्पादन के कारण प्रसिद्ध था और डचों ने यहां पर अपनी फैक्ट्री लगाई थी। चिटगांव बांग्लादेश में है अभी वर्तमान में। पुर्तगाली इसको महान पोर्ट कहते थे, महान बंदरगाह। कौन? ग्रैंड पोर्ट। वर्तमान में बांग्लादेश में जो चिटगांव है, इसे पुर्तगालियों के द्वारा महान बंदरगाह कहा जाता था। नेक्स्ट, अब प्यारे बच्चों बात आती है आज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी के हो, पॉलिटिकल साइंस के हो या फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के हो। इसके बारे में हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानना है। तो आज की क्लास के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बौद्ध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, आंखों की बीमारी है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। और गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब। गिद्दा महिलाओं के द्वारा होता है, भांगड़ा पुरुषों के द्वारा होता है। तो 15 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर वन लाइनर जीके हमने देखा आज, जो एग्जाम में कभी भी आ सकता है, इसको भी आपको हमेशा तैयार करना है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो त्रिवेदी 1 मेरा कोड यूज कर सकते हैं और एडमिशन अनअकैडमी में ले सकते हैं। त्रिवेदी 1 फॉर गेट 10% डिस्काउंट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।